नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नागौर दरबार के बारे में। और दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस एसआई में प्रश्न आया था नागौर दरबार से संबंधित, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, नागौर दरबार जो था, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दरबार था जो कहीं ना कहीं राजस्थान की प्रत्येक रियासत से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों, नागौर दरबार मुगल बादशाह अकबर और राजस्थान के राजाओं की जो मित्रता है उसका भी परिचायक है। इसलिए दोस्तों, नागौर दरबार से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पुटअप होते हैं। आज अपन उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, हम नागौर दरबार के बारे में चर्चा करते हैं कि देखिएगा, नागौर दरबार किस प्रकार लगा था या उसका लगाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा था। देखिएगा, नागौर दरबार, दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नागौर दरबार लगा कब था। देखिएगा, सबसे पहले नागौर दरबार की दिनांक क्या थी। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था एक मेयो दरबार। देखिएगा, इन दोनों दरबारों को आप इस प्रकार याद कर सकते हो कि पहले नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में, और उसके ठीक 300 साल बाद में हम यूं कह सकते हैं कि मेयो दरबार लगा था। लेकिन दोस्तों, इनकी दिनांक भी आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो नागौर दरबार है ये दोस्तों 3 नवंबर 1570 ईस्वी के दिन लगा था। 3 नवंबर 1570 ईस्वी के दिन बताओ कौन सा दरबार लगा था। नागौर दरबार लगा था। अब दोस्तों, जो नागौर दरबार था वो किसने लगाया था, क्यों लगाया था, और नागौर दरबार लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों, इस समय अपने हिंदुस्तान के मुगल बादशाह, और हम यूं कह सकते हैं उन्होंने अपनी राजधानी बना रखी थी आगरा। बताओ आगरा कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और इस समय दोस्तों, जो हिंदुस्तान के मुगल बादशाह थे वो थे अकबर। बताओ हिंदुस्तान के मुगल बादशाह कौन है, अकबर है। अब दोस्तों, जो भी भारत पर मुस्लिम वंश राज करके गया है, हम सभी जानते हैं कि जो अजमेर है वो भारत, न केवल भारत है बल्कि विश्व के मुसलमानों का भी हम यूं कह सकते हैं कि एक मुख्य केंद्र रहा है। क्योंकि दोस्तों, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की जो दरगाह है उससे संबंधित हम यूं कह सकते हैं कि जितने भी शासक हुए हैं उन सब ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसकी कहीं ना कहीं यात्रा की है। और दोस्तों, जो मुगल बादशाह अकबर थे, देखिएगा इन्होंने तो कई बार हम यूं कह सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। और अकबर दोस्तों टोटल 5 बार अजमेर आया था। देखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा अकबर बताओ आएगा कहां से, आगरा से, और बताओ कहां आएंगे, अजमेर आएंगे। और इनका अजमेर आने का उद्देश्य बताओ क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उसमें जियारत चढ़ाना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो बताओ कहां स्थित है, अजमेर में स्थित है। अब दोस्तों, ये बात थी उस समय 1570 ईस्वी की। और बताओ हिंदुस्तान के मुगल बादशाह कौन थे, अकबर थे। और इन्होंने आगरा से अजमेर की यात्रा की थी। इनका उद्देश्य यही था कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेंट चढ़ाकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अजमेर आए, आपको पता है अजमेर उस समय पूरे राजस्थान का केंद्र बिंदु हुआ करता था। इसलिए दोस्तों, अजमेर को और राजस्थान का हरदी स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में इसकी केंद्रीय स्थिति है। और जो अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है उसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस शासक का अधिकार अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर हो जाता था वो पूरे राजस्थान पर नजर रख सकता था। इसलिए तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की क्या कहते थे, कुंजी कहते थे। तो दोस्तों, अकबर आया तो कहां था, अजमेर आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने। लेकिन जैसे ही मुगल बादशाह अजमेर आए और इनको ये पता चला कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, तो दोस्तों मुगल बादशाह अकबर हिंदुस्तान के शासक हम यूं कह सकते हैं
कि 1556 में बने ही थे। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा युद्ध था उसमें इनके सेनापति बैराम खान ने हेमू विक्रमादित्य को हराकर इन्होंने, हम यूं कह सकते हैं कि भारत का शासनभार संभाला था। ये दोस्तों 1556 ईस्वी में हिंदुस्तान के शासक बने थे, जो 1605 ईस्वी तक रहे थे। और देखिएगा, अकबर हिंदुस्तान का राजा बनने से पहले अच्छे से इतिहास पढ़ता है और उस इतिहास में साफ स्पष्ट होता है कि राजस्थान के राजाओं को मित्रता का हाथ बढ़ाकर ही अपने अधीन किया जा सकता है, तलवार के दम पर उनको नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास पढ़ा था, जो जब अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का बादशाह बना था और उसकी चाहत थी कि मैं सिकंदर के जैसे विश्व विजेता बनूं, लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। 5 युद्ध यहां जीते थे, एक भी युद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने ईमानदारी से नहीं जीता था, कहीं ना कहीं हर जगह उसने कूटनीति का प्रयोग किया था। तो दोस्तों अकबर ये चाहता था कि राजस्थान के राजा मेरे अधीन तो हो, लेकिन मित्रता पूर्वक हो तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये अजमेर था और उस समय पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था। तो अकबर ने सोचा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है हिंदुस्तान के जो राजस्थान के पश्चिमी भाग के राजा है उनको अधीन करने का, और यदि मुझे राजपूत शासकों का सहयोग मिलता है तो मेरे इस शासन में 4 चांद लग सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है जयपुर अकबर की आमेर रियासत तो पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब बताओ अकबर उस समय कहां पहुंचा? अजमेर पहुंचा। और दोस्तों अजमेर के बाद में यहीं से अकबर, हम यूं कह सकते हैं कि नागौर चला गया। बताओ अजमेर से मुगल बादशाह जो अकबर थे वो कहां चले गए? नागौर। और दोस्तों नागौर पहुंचकर देखिएगा, नागौर दुर्ग में मुगल बादशाह ठहरे थे और वहीं पर इन्होंने एक फरमान जारी किया, और उस फरमान के तहत यह था कि जो पश्चिमी राजस्थान के शासक मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर या मुगल साम्राज्य की छत्र छाया में रहकर अपनी रियासत का सुचारू रूप से संचालन करना चाहते हैं, या जो मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं, या जो उनसे मित्रता स्वीकार करना चाहता है, वो कहां पधारे? नागौर दुर्ग में पधारे। और दोस्तों ये जो दरबार था उसको क्या कहा गया था? नागौर दरबार कहा गया था। अब इस नागौर दरबार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन दोस्तों ये इसका इतिहास था कि नागौर दरबार किस प्रकार लगा था। अब दोस्तों देखिएगा नागौर दरबार से संबंधित एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकते हैं। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के राजाओं से मीटिंग करनी थी, देखिएगा, और अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये मीटिंग एक दिन में पूरी हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो नागौर दरबार था ये दोस्तों 60 दिन चला था। बताओ नागौर दरबार कितने दिन चला था? 60 दिन चला था। 60 दिन नागौर दरबार चला था। और बताओ आपको अगर यूं पूछा जाए कि नागौर दरबार किस मुगल बादशाह द्वारा लगाया गया था, तो दोस्तों नागौर दरबार मुगल बादशाह अकबर द्वारा लगाया गया था। अकबर द्वारा लगाया गया। बताओ किस मुगल बादशाह द्वारा लगाया गया था? मुगल बादशाह अकबर द्वारा लगाया गया था, हम यूं कह सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद में दोस्तों क्या पता होना चाहिए नागौर दरबार के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी रियासत का कौन कौन सा राजा इसमें आया था, किस किसने अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुगल बादशाह अकबर ने जो नागौर दरबार लगाया था उसके पीछे उद्देश्य क्या था। मुगल बादशाह अकबर का नागौर दरबार लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था, या किस उद्देश्य से इन्होंने नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो दोस्तों इसके 2 उद्देश्य मिलते हैं। देखिएगा, एक मुगल बादशाह अकबर के नजरिए से और एक राजस्थान के इतिहासकारों के नजरिए से। यदि हम मुगल बादशाह अकबर के नजरिए से देखें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार का उद्देश्य बताया था अकाल राहत कार्य हेतु। बताओ मुगल बादशाह अकबर ने इसका उद्देश्य क्या बताया? अकाल राहत कार्य हेतु, कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ रखा है और चूंकि
मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं, इसलिए मैं अकाल राहत कार्य करना चाहता हूं और इसलिए मैं नागौर दरबार लगा रहा हूं। लेकिन दोस्तों जो राजस्थान के इतिहासकार है वो अकबर के इस नागौर दरबार का वास्तविक उद्देश्य, जिसको हम यूं कह सकते हैं, वो कुछ और ही बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि इसका उद्देश्य था पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना। पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना, यह दोस्तों अकबर का वास्तविक उद्देश्य था। पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को बताओ क्या करना, अपने अधीन करना। यह दोस्तों अकबर का वास्तविक उद्देश्य था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये दोनों आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, अकबर के नजरिए से हम यूं कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या था, अकाल राहत कार्य हेतु, लेकिन राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना। इसके अलावा दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो नागौर दरबार लगा था, इसमें राजस्थान की कुल कितनी रियासतों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 11 रियासतों ने भाग लिया। 11 रियासतों ने 11 रियासतों ने बताओ क्या लिया था, भाग लिया था। इस प्रकार दोस्तों नागौर दरबार से संबंधित ये कुछ प्रश्न है वो बन सकते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि नागौर दरबार कब लगा था। तो बताओ नागौर दरबार कब लगा था, 3 नवंबर 1570 के दिन। देखिएगा, इसके अलावा बताओ नागौर दरबार कितने दिन चला था, 60 दिन चला था। नागौर दरबार किस बादशाह के द्वारा लगाया गया था, अकबर के द्वारा, और इसके उद्देश्य कितने थे, 2 थे। अकबर के नजरिए से अकाल राहत कार्य करने हेतु और राजस्थान के इतिहासकारों के नजरिए से पश्चिमी राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना। और देखिएगा, इसमें कुल कितनी रियासतों ने भाग लिया था, 11 रियासतों ने भाग लिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि किस रियासत से कौन सा शासक आया था और उन्होंने अकबर की अधीनता किस प्रकार स्वीकार की थी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा राजस्थान की किस किस रियासत से, इसमें कौन कौन से शासक आए थे। और दोस्तों राजस्थान पुलिस एसआई में जो यहां से प्रश्न आया था उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा कि राजस्थान पुलिस एसआई से इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दरबार कौन सा लग रहा है, बताओ नागौर दरबार। और आपसे अगर यूं पूछ ले कि नागौर दरबार कहां लगा था, तो दोस्तों नागौर दुर्ग में लगा था। देखिएगा, नागौर दुर्ग में लगने के कारण इसको क्या कहा गया था, नागौर दरबार कहा गया था। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही अकबर नागौर दुर्ग में पहुंचा, देखिएगा सबसे पहले राजस्थान के जिस रियासत के राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो थी दोस्तों जैसलमेर। और देखिएगा ये प्रश्न एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया था। और दोस्तों उस समय हम यूं कह सकते हैं कि जो जैसलमेर के शासक थे उनका नाम था दोस्तों रावल हर राय। बताओ जैसलमेर के राजा उस समय कौन थे, रावल हर राय थे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यही राजस्थान पुलिस एसआई में प्रश्न पूछा गया था कि नागौर दरबार के दौरान अकबर की अधीनता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी। तो दोस्तों रावल हर राय ने की थी। रावल हर राय ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह अकबर से करवाया और अपनी रियासत को अकबर के अधीन कर दिया। दोस्तों अकबर राजस्थान के जिस राजा को अपने अधीन करता था उसकी पुत्री से विवाह इसलिए करता था कि यदि ये शासक अकबर की साथ में जो संधियां हुई है उनकी पालना नहीं करे तो दोस्तों वो पुत्री अकबर के हवाले रहेगी और इसके माध्यम से ये अकबर की छत्र छाया में रहकर पलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ कौन सी रियासत आई थी, जैसलमेर। और जैसलमेर का शासक कौन था, रावल हर राय था। इसके अलावा देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान से राठौड़ वंश की एक रियासत, और बताओ उसका नाम क्या था, बीकानेर था। दोस्तों उस समय जिस समय नागौर दरबार लगा था इस समय देखिएगा बीकानेर के शासक थे राव कल्याणमल। बताओ नागौर दरबार के समय बीकानेर के शासक कौन रहते हैं, राव कल्याणमल रहते हैं। अब देखिएगा
राव कल्याणमल भी अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहते थे, इसलिए देखिएगा राव कल्याणमल भी नागौर के दुर्ग में हाजिर हुए, लेकिन अपने 2 पुत्रों के साथ हाजिर हुए थे। देखिएगा दोस्तों, राव कल्याणमल के बड़े पुत्र का नाम था राय सिंह। बड़े पुत्र का नाम बताओ क्या था? राय सिंह था, जो आगे जाकर बीकानेर के शासक बने थे। और राव कल्याणमल के छोटे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो राजस्थान के एक महान साहित्यकार रहे हैं, और इन्होंने एक कृति भी लिखी है वेली किशन रुक्मणीरी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राव कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों को लेकर बीकानेर से कहां गए? नागौर आ गए, और अकबर को कहा कि अकबर, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन अकबर ने कहा कि पहले आपको आपकी पुत्री से मेरा विवाह करवाना होगा, उसी के बाद आप मेरे अधीन माने जाओगे। लेकिन दोस्तों, राव कल्याणमल ने यह कहा कि अकबर, आई एम रियली रियली सॉरी, मेरे में एक्स गुणसूत्र ही नहीं है, अर्थात मेरे कोई पुत्री नहीं है। इसलिए दोस्तों फिर अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं है, तेरे कोई भाई बंद में तो होगी। तो दोस्तों, राव कल्याणमल ने अपने भाई की पुत्री का विवाह अकबर से करवाकर और नागौर दुर्ग में इनकी अधीनता स्वीकार की। इसके अलावा राव कल्याणमल ने यह भी कहा था कि देखिएगा, ये मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा राय सिंह और छोटा बेटा कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इनको भी मैं आपकी सेवा में छोड़ना चाहता हूं। तो अकबर ने कहा, बता ये किस किस कार्य क्षेत्र में निपुण है? तो दोस्तों, राव कल्याणमल ने कहा था कि यदि आपको एक निपुण सेनापति चाहिए तो मेरा बड़ा पुत्र है राय सिंह। तो आप ध्यान रखिएगा, अकबर की सेना में राय सिंह तो क्या बने थे? सेनापति। और अकबर की अहम विजयों में, अकबर की महत्वपूर्ण विजयों में अहम भूमिका रही थी दोस्तों राय सिंह की। इसके अलावा कहा था कि पृथ्वीराज राठौड़ क्या है? तो ये कहा था कि पृथ्वीराज राठौड़ एक उच्च कोटि का कवि है। और दोस्तों, अकबर का दरबारी कवि कौन बन गया? पृथ्वीराज राठौड़ है। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने एक कवि के रूप में कार्य करते हुए इतना नाम कमाया था कि अकबर भी ये कहता था कि पृथ्वीराज राठौड़ तू मेरा दरबारी कवि है। ये कहते हुए मेरा भी सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है, हम यूं कह सकते हैं। और देखिएगा, तो दोस्तों, बीकानेर का शासक कौन था? राव कल्याणमल था। इसके अलावा देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि उस समय जो अपने राजस्थान में राठौड़ वंश की मुख्य रियासत हुआ करती थी जोधपुर। देखिएगा, और दोस्तों, राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात देखिएगा, अपने राजस्थान के एक शासक थे जिनका नाम बताओ क्या था? राव मालदेव था, जिन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और दोस्तों, इन राव मालदेव के कुल 4 पुत्र थे। देखिएगा, जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था राम। जो नंबर 2 पे था, मालदेव का दूसरा पुत्र था, उसका नाम था उदय सिंह। मालदेव का जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था राव चंद्रसेन। और दोस्तों, राव मालदेव का जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था रायमल। तो बताओ, राव मालदेव के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अब दोस्तों, राजस्थान में यह परंपरा रही थी कि पिता की मृत्यु के पश्चात हमेशा बड़ा पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, और बड़ा पुत्र कौन था? राम था। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो रूठी रानी के नाम से फेमस हुई थी उमादेव, वो मालदेव की पत्नी थी। और जब वो रूठ कर गई थी तो उसके साथ में कौन चला गया? राम चला गया। अब बताओ कौन बचा? उदय सिंह। बाकी बचे हुए में से कौन बचा था? उदय सिंह बचा था। लेकिन राव मालदेव जानता था कि यदि मैंने उदय सिंह को जोधपुर रियासत का शासक घोषित कर दिया तो ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा और ये मेरी नाक कटाएगा। इसलिए दोस्तों, राव मालदेव ने अपने रहते हुए मारवाड़ का शासक किसको घोषित कर दिया? राव चंद्रसेन को। इससे ये उदय सिंह नाराज होता है, और उदय सिंह नाराज होकर किसकी सेवा में चला गया? अकबर की सेवा में चला गया। जैसे ही मालदेव की मृत्यु हुई और चंद्रसेन शासक बना, तो दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और आक्रमण करके चंद्रसेन से मेहरानगढ़ का दुर्ग छीन लिया था। फिर चंद्रसेन मेहरानगढ़ से सिवाना चले गए थे, बाड़मेर। वहां पर राय सिंह के नेतृत्व में आक्रमण करवाया अकबर ने, सिवाना भी छीन गया था। ध्यान रखिएगा। और उस समय जो जोधपुर था वो बताओ किसके अधीन था? अकबर ने इसको दे दिया था उदय सिंह को। लेकिन दोस्तों, उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से फेमस हुए थे। ये मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि थी जो मुगल बादशाह अकबर ने दी थी, क्योंकि जिस समय रावचंद्र सेन शासक
घोषित किया गया था। उस समय उदय सिंह अकबर के पास गया और मारवाड़ी में कहता है कि अकबर, मैं अपने पिता राव मालदेव का सबसे मोटा पुत्र हूं, फिर भी मुझे मालदेव ने शासक घोषित नहीं किया। तो अकबर हंसता है और ये कहता है कि आज से तुझे मोटा राजा की उपाधि मैं तुझे देता हूं। तो दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह कहां से आए थे? जोधपुर से आए थे। देखिएगा, अब देखो चंद्रसेन, चंद्रसेन से मेहरानगढ़ भी छीन लिया गया, चंद्रसेन से हम यूं कह सकते हैं कि सिवाना भी छीन लिया गया। और दोस्तों, चंद्रसेन इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे भाद्राजून में, भाद्राजून नामक जगह पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और दोस्तों, जो भाद्राजून है ये जालोर में पड़ता है। बताओ भाद्राजून कहां स्थित है? जालोर में स्थित है। देखिएगा, यहां से अकबर से मित्रता करने कौन आए थे? राव चंद्रसेन आए थे। लेकिन दोस्तों, राव चंद्रसेन को ऐसा लगा था कि मुगल बादशाह अकबर नागौर दरबार का आयोजन अकाल राहत कार्य हेतु करवा रहा है, तो मैं भी चलता हूं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राव चंद्रसेन नागौर दरबार में उपस्थित हुए तो इनको पता चला कि जो अकबर है ये राजस्थान के एक दूसरे शासक को लड़वाकर और उनकी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है, उनसे अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। और जैसे ही चंद्रसेन नागौर दुर्ग में अकबर के सामने हाजिर हुए तो इनके बड़े भाई राम को भी देखा जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। इस वजह से राव चंद्रसेन नाराज होते हैं और अकबर की बिना अधीनता स्वीकार किए हुए ही नागौर दुर्ग से वापस कहां लौट गए थे? भाद्राजून। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जबकि मुगल इतिहासकार ये लिखते हैं कि राव चंद्रसेन भाद्राजून से आया था और उसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, हकीकत यही थी कि राव चंद्रसेन गए तो जरूर थे नागौर दुर्ग में अकबर की अधीनता स्वीकार करने, लेकिन अकबर की लड़ाने की नीति को देखते हुए इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और बिना अधीनता स्वीकार किए हुए ये कहां लौट आए थे? भाद्राजून लौट आए थे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं कि उस समय देखिएगा, मेड़ता जो नागौर में स्थित है, दोस्तों मेड़ता से भाग लेने नागौर दरबार में देखिएगा राव बीरमदेव आए थे, जो मीराबाई के चाचा जी थे। मीराबाई के चाचा जी कौन थे? राव बीरमदेव थे। ये बताओ कहां से आए थे? मेड़ता से आए थे। तो दोस्तों, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? रावल हर्राई। कहां का राजा थे? जैसलमेर के। देखिएगा, बीकानेर से कौन आया था? राव कल्याणमल आया था। और यहीं से राव कल्याणमल ने अपने भाई की पुत्री का विवाह अकबर से करवा के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और अपने बड़े पुत्र राय सिंह को अकबर का सेनापति बना दिया और छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर का दरबारी कवि बना दिया था। जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह आए थे, जबकि उस समय मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन थे जो भाद्राजून से आए थे और अकबर की बिना अधीनता स्वीकार किए वापस लौट गए थे। और मेड़ता से मीराबाई के चाचा राव बीरमदेव आए थे। अकबर ने राजस्थान के हर रियासत के शासक की पुत्री से विवाह करके और उनको अपने अधीन कर लिया था। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी व्यक्ति था अकबर के दरबार में जिसने ये कहा था, अकबर तूने उद्देश्य बताया था अकाल राहत कार्य हेतु, और बता इसमें कौन सा अकाल राहत कार्य दिख रहा है? उल्टा तूने मारवाड़ में अकाल पटक दिया है, जितनी भी कुंवारी कन्याएं थी उनसे तो तूने विवाह कर लिया है। तो फिर अकबर ने कहा, हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया था। देखिएगा, और दोस्तों अकबर ने नागौर दुर्ग में रहते हुए एक तालाब का निर्माण करवाया था और दोस्तों उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब। बताओ तालाब का नाम क्या था? शुक्र तालाब। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। शुक्र तालाब कहां स्थित है? शुक्र तालाब नागौर दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। और दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसलिए देखिएगा यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है और वो क्या है? देखिएगा, नागौर दरबार को मारवाड़ की प्रतंत्रता की
अंतिम कड़ी कहा जाता है। मारवाड़ की स्वतंत्रता की क्या कहा जाता है? अंतिम कड़ी कहा जाता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो मारवाड़ के शासक थे पश्चिमी राजस्थान के, उन सब ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और देख लेना, पक्का इस नागौर दरबार से संबंधित आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा। दोस्तों मेयो दरबार और नागौर दरबार के बारे में हमने पढ़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।